हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो वीडियो में एंड तक आपने बने रहना है। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। आप मुझे बताइए, एक बाइक को चलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो बिल्कुल आपका जो आंसर है एकदम सही है, पेट्रोल। तो बाइक का जो इंजन होता है वो पेट्रोल को बर्न करता है, उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है एंड उसी एनर्जी का यूज करके हमारी बाइक चलती है। लेकिन क्या कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं। जब इंजन पेट्रोल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी ऐसी गैसेस बनती हैं जो उस इंजन को ही डैमेज कर सकती हैं। तो एक ऐसे चैनल की फॉर्मेशन की जाती है जिस चैनल के थ्रू वो सारी की सारी जो गैसेस हैं वो इंजन से बाहर चली जाए ताकि इंजन सेफ रहे। तो क्या हमारी जो बॉडी है वो भी कुछ ऐसे ही काम नहीं करती? हम भी तो बाहर से फूड को कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी उस फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है और जब फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में भी बहुत से ऐसे केमिकल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करते रहते हैं एंड अगर टाइम पर उन सारे के सारे केमिकल्स को बॉडी से बाहर रिमूव ना किया जाए तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम है जो इन हार्मफुल केमिकल्स को बॉडी से बाहर रिमूव करता है? सो द आंसर इज यस, एंड दैट सिस्टम इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारा जो एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है, इसका जो मेन ऑर्गन होता है किडनी। ये किडनीज क्या करती हैं? ये ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड ब्लड को फिल्टर करेंगी तो ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उन सारे के सारे केमिकल्स को ये यूरिन की फॉर्मेशन करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती है। तो समझते हैं कि हमारी जो किडनी है वो किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करती है। वैसे इस लेक्चर के अंदर मैंने सारे के सारे बेसिक से लेके एडवांस तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। गाइटन की ये बुक है एंड इसका एडिशन नंबर 11 जिसमें चैप्टर नंबर 26 है, यूरिन फॉर्मेशन बाय किडनीज। अब किडनी जो होती हैं वो यूरिन को फॉर्म करती हैं। तो किडनी के अंदर ऐसा क्या है जिससे वो यूरिन को फॉर्म करती हैं? तो इसके पीछे एक सिंपल सा आंसर है। किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहां पे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है एक नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या होता है? एक ट्यूबलेट स्ट्रक्चर होती है जिसमें अगर आप सबसे ऊपर देखोगे आप तो आपको यहाँ पे एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इस कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। इसको हम क्या बोल देंगे? बोमेन कैप्सूल बोल देते हैं। इसी बोमेन कैप्सूल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज नजर आ रही है। बहुत सारी छोटी 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 ब्लड की कैपिलरीज नजर आ रही हैं। इन ब्लड कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर टफ्ट बोलते हैं। ये वो एरिया होता है जहां पे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। आगे के डायग्राम में हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम नेफ्रॉन को ध्यान से देखते हैं तो नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल पीछे जो स्ट्रक्चर होती है दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। एंड प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आगे जुड़ता है लूप ऑफ फैनली के साथ एंड ये ज्वाइन करता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड इस तरीके से जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होती है ये आगे मर्ज कर जाती है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो हमारा ये जो पोर्शन होता है बोमेन कैप्सूल वाला, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ब्लड को फिल्टर किया जाता है एंड ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी कंपोनेंट ब्लड से सेपरेट होते हैं वो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। उसको हम फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, जिसमें आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो यूरिन को फॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स की नीड होती है। पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, जो कहां पे होता है? जो हमें देखने को मिलता है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। अभी स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे, वहां पे हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से
जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जाती है। अब जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो जो फिल्ट्रेट बनता है, उस फिल्ट्रेट के अंदर ऐसे भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी की नीड होती है ना, जिनकी नीड हमारी बॉडी को होती है। तो वो जो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की, सॉल्ट की, तो इनकी नीड है हमारी बॉडी को। तो फिर क्या किया जाता है, उस फिल्ट्रेट में से वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव टिब्यूल के जरिए क्या किया जाता है, टिब्यूल के जरिए रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है फिर से ब्लड के अंदर। एंड बहुत से ऐसे केमिकल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है, लेकिन बाय चांस वो फिल्टर नहीं हो पाते। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कुछ ड्रग्स होती हैं, क्रिएटिनिन होता है ना, तो क्या किया जाता है, हमारी ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं वो उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को क्या करती हैं, जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट के अंदर फिर से ऐड कर देती है। इसी चीज को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहले ब्लड को फिल्टर करना, फिल्ट्रेट को बनाना, उस फिल्ट्रेट में से जितने भी काम की चीजें हैं, जो भी चीजें हैं काम की, उन सारी के सारे काम के कंपोनेंट्स को क्या करना, फिर से रीअब्सॉर्ब करना। एंड ऐसे कंपोनेंट जिनको बॉडी से बाहर रिमूव करना है, उनको फिर से उस फिल्ट्रेट के अंदर ऐड ऑन करना, है ना। इस तीनों के तीनों प्रोसेस के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ये कहां पे होता है, हम एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वो ब्लड वेसल जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल वो ब्लड वेसल होती है जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। तो यहां से एक एफरेंट आर्टरियोल आएगी, ये छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज में डिवाइड करती है। तो जब ये छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज में डिवाइड करेगी, इन कैपिलरीज के बंडल को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर टफ्ट के नाम से जानते हैं। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बंडल को, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर टफ्ट बोलते हैं। तो इस ग्लोमेरुलर टफ्ट के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। एंड उसके बाद नीचे बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर 2 सेल्स की लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। पहली लेयर ये रही, इसको हम बोलते हैं विसरल एपिथेलियल लेयर। एंड जो दूसरी लेयर होती है, ये जो ब्लू कलर के अंदर है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल सेल्स की लेयर होती है। तो 2 ऐसी लेयर्स होती हैं, ये मिलके किसकी फॉर्मेशन करती हैं, बोमेन कैप्सूल की फॉर्मेशन करती हैं। अब जो विसरल एपिथेलियल लेयर होती है एंड जो ब्लड की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की लेयर होती है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक तीसरी लेयर और पाई जाती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक तीसरी लेयर और पाई जाएगी जो फिल्ट्रेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दैट लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है एंड जो एपिथेलियल की लेयर होती है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। इस लेयर का नाम क्या रहेगा यहां पे, बेसमेंट लेयर। देखो, हमने क्या करना है, यहां पे ब्लड को फिल्टर करना है ना। अब ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमें जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लेयर होती है वो होती है हमारी ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज होती हैं, उसकी लेयर होगी। इसको अभी हम सेलुलर लेवल देखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे सेल से ये कैपिलरी मिलकर बनी होती है। सेकेंड जो लेयर होती है दैट इज बेसमेंट लेयर होती है। एंड थर्ड जो लेयर होती है दैट इज विसरल एपिथेलियल लेयर। उसके बाद जो भी फिल्ट्रेट बनता है वो सारा का सारा फिल्ट्रेट इस बोमेन स्पेस के अंदर आ जाता है। तो जो भी फिल्ट्रेट बनेगा वो सारा का सारा फिल्ट्रेट इस बोमेन स्पेस के अंदर आ जाएगा। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर का, इसको हम बोलते हैं बोमेन स्पेस बोल देते हैं। गॉट इट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करती है। तो इसको देखने के लिए हम एक सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, हम सिर्फ एक ब्लड कैपिलरी की यहाँ पे हेल्प लेंगे। चलिए एक अगले डायग्राम में देखते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड कैपिलरी है,
ये हो गया हमारा एफरेंट आर्टरियोल, जहां से ब्लड एंटर करेगा, और जिस ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो वापस जाएगा उसको हम बोलते हैं इफ्रंट आर्टरियोल। तो ये हो गया हमारा इफ्रंट आर्टरियोल। अब ध्यान से देखना, जो एंडोथेलियल की लेयर होती है, एंडोथेलियल की लेयर, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। तो एंडोथेलियल की जो लेयर होती है, ब्लड कैपिलरी की जो लेयर होगी, ये ना बड़े स्पेशल टाइप के सेल से बनी होती है, इनको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। इनको हम कौन से सेल्स बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वैसे तो हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो इनर लेयर होती है वो एंडोथेलियल सेल से ही बनी होती है, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से स्पेशल भी होते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड कैसे होते हैं समझेंगे। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे इन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे? इस तरीके से पोर्स देखने को मिलेंगे। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? फेनेस्ट, है ना। एंड इन पोर्स का जो डायामीटर होता है दैट इज 70 to 100 नैनोमीटर। अब ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पे ब्लड है, पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है। इस ब्लड के अंदर ऐसा हर वो कंपोनेंट है जिसका जो डायामीटर है वो 70 नैनोमीटर से कम है, वो इन पोर्स के थ्रू क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा, फिल्टर कर जाएगा। तो इसका मतलब जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इन सेल्स के ऊपर जो पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम फेनेस्ट बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, पहली लेयर कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम सेकंड लेयर की। जो सेकंड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये एपिथेलियल लेयर एंड एंडोथेलियल लेयर के बिल्कुल इंटरमीडिएट बीच में प्रेजेंट होती है। अब अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की मैं बात करता हूं, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है कोलेजन टाइप 4 से एंड लेमिनिन से। इससे लेमिनिन प्रोटीन से बनी होगी है। तो इन दोनों कोलेजन टाइप 4 एंड लेमिनिन प्रोटीन से बनी होती है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या होता है? एक मेश नेटवर्क होता है। जैसे इस तरीके से ऐसे ऐसे नेटवर्क होगा, पूरा का पूरा ऐसे ऐसे पूरा का पूरा नेटवर्क होगा। अगर आप इस नेटवर्क को बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो मेशी नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड इन पोर्स का जो डायामीटर होता है ये होता है, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स का जो डायमीटर होता है दैट इज 15 to 25 नैनोमीटर। और ये क्या है? यहाँ पे ये हो गया एक मेशी नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पे पोर्स का जो डायमीटर है दैट इज 15 to 25 नैनोमीटर। अब यहाँ पे फोकस करना, पहले ऐसी चीजें फिल्टर होंगी, डायग्राम में देखेंगे, पहले ऐसी चीजें फिल्टर होंगी जिनका डायमीटर 70 नैनोमीटर से कम है, वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी, बीच दोनों लेयर्स के बीच में आ जाएंगे। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो वाले कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, वो वाले कंपोनेंट फिल्टर होंगे जिनका जो डायमीटर है वो 15 नैनोमीटर से कम है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंडोथेलियल की जो लेयर होती है एंड जो बेसमेंट की जो लेयर होती है, ये ब्लड को साइज के बेसिस पे क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है। इसके अलावा हमें इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। एक डिजीज होती है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, हमारी ही बॉडी जो होती है वो इन कोलेजन टाइप 4 फाइबर के अगेंस्ट में क्या करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्मेशन करती है। सो इनके अगेंस्ट क्या हो जाएगी? अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्मेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब जब हमारे ही बॉडी के किसी पार्ट के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कर रही है, तो इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
एंड इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम होता है गुड पास्चर सिंड्रोम। इसको बोलेंगे गुड पास्चर सिंड्रोम। अब ये जो गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, ये जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके बारे में पता कैसे चलता है? देखो, इसमें क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है ये किसके अगेंस्ट बनती है? अगेंस्ट टाइप 4 कोलेजन फाइबर। अब ये जो टाइप 4 कोलेजन फाइबर होता है, ये ना हमारी बॉडी में दो जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन ऑफ किडनी। दूसरा ये प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर। कहां प्रेजेंट होगा ये? लंग्स के अंदर। अब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, लंग्स के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, एंड जो हमारी किडनी की जो फंक्शनिंग होती है, जो किडनी का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो वो जो ब्लड को फिल्टर करने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होने लग जाता है, या फिर ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो तो किडनी फेल भी कर जाती है। तो जब ये सिम्टम्स दिखते हैं हमारे लंग्स एंड किडनी के अंदर, तो हमें ये चीज क्लियर होती है कि बॉडी के अंदर जो सिंड्रोम है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका नाम क्या है? गुड पास्चर सिंड्रोम। क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती है, तो इस डिजीज को एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में भी हमने ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज विसरल एपिथेलियल लेयर। अब देखो, विसरल एपिथेलियल जो लेयर होती है, ये हमारी थर्ड लेयर होती है। ये हमारी थर्ड लेयर होती है जो किसकी फॉर्मेशन करती है? जो एक थर्ड बैरियर की फॉर्मेशन करती है। अब अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना हमें फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन नजर आ रही है। ये देखो ध्यान से, ये इस एरिया को देखोगे तो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ है, चलिए समझते हैं इसको। जैसे मान के चलिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड इसके बिल्कुल नीचे कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे। एंड इन एपिथेलियल सेल्स को ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। मान लो मैंने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहां से रिमूव किया, ये हटा दिया मैंने इसको यहां से। अब नीचे आपको फिंगर जैसी कुछ प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। इन फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। एंड अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो फिंगर्स के बीच में एक फिंगर है, ये देखो। तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा एक पोर नजर आएगा, स्लिट की फॉर्म में। तो इस पोर को हम बोलते हैं स्लिट पोर। तो जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे भी हमें पोर्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्लिट पोर्स बोलते हैं। एंड ये जो स्लिट पोर्स होते हैं, इनका जो डायामीटर होता है वो होता है 4 to 14 नैनोमीटर। 4 to 14 नैनोमीटर। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? सबसे पहली लेयर होती है हमारी एंडोथेलियल की लेयर, जो क्या करती है? जो ब्लड को फिल्टर करती है। ऐसे ब्लड के कंपोनेंट जिनका जो डायमीटर होता है वो 70 नैनोमीटर से कम है, वो पहली लेयर को क्रॉस करेंगे। उसके बाद जो भी कंपोनेंट क्रॉस करेंगे उनमें से जिसका डायमीटर जो है वो बेसिकली 15 नैनोमीटर से कम है, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी फिल्टर कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। एंड उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है, जो थर्ड बैरियर होता है, जिसको हम बोलते हैं विसरल एपिथेलियल लेयर, इस लेयर से हर वो ब्लड का कंपोनेंट जिसका जो साइज है वो 4 नैनोमीटर से भी छोटा है, वो इजिली इस लेयर को पास करेगा। एंड फाइनली नीचे जो यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट पहुंचेंगे, इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम क्या बोल देंगे? फिल्ट्रेट। क्या बोला जाएगा यहाँ पे? फिल्ट्रेट बोला जाएगा। तो यहाँ पे तीन बैरियर है यहाँ पे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे। नंबर 1 इज एंडोथेलियल की लेयर, सेल लेयर। नंबर 2 इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 इज विसरल एपिथेलियल की जो लेयर होती है। एंड इन तीनों की तीनों लेयर्स को हम जनरली क्या बोल देते हैं? कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब जो फिल्ट्रेट होता है, जो यहाँ पे फिल्टर प्रेजेंट होता है, उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज
एंडोथेलियल की लेयर, सेकंड लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड जो थर्ड लेयर होती है दैट इज वेरी गुड विसरल एपिथेलियल सेल्स की लेयर। तो ये तीनों की तीनों जो लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये साइज के बेसिस पे क्या करेंगी, फिल्ट्रेशन करती है। जो सबसे पहली वाली लेयर होगी वो हर उस कंपोनेंट को अपने में से पास करने की परमिशन देगी जिसका डायमीटर 70 नैनोमीटर से कम है। इसी तरीके से 50 नैनोमीटर से कम डायमीटर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करेगा, 4 नैनोमीटर से कम जो डायमीटर है वो विसरल एपिथेलियल लेयर्स को पास करेगा, एंड में जो प्रोडक्ट पहुंचेगा दैट इज फिल्ट्रेट। तो ये तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर होता है। अगर यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप और थोड़ा सा ध्यान रखो, किडनी के अंदर ये बात तो क्लियर हो चुका है कि जो फिल्ट्रेशन होती है वो साइज के बेसिस पे होती है, लेकिन क्या सिर्फ साइज के बेसिस पर ही होती है? जैसे एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर, उसका जो डायमीटर होता है वो 70 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेटली ही होता है, लेकिन वो कभी भी फिल्टर नहीं करता ब्लड से। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। एक चीज और होती है, जो हमारी लेयर्स होती है ना, ये इन लेयर्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये किसके कारण होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव, मैं यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव चार्ज होता है सियालो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सियालो ग्लाइकोप्रोटीन, इनके कारण इन लेयर्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तीनों की तीनों जो लेयर्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं पॉली एनाइनिक लेयर्स। तीनों की तीनों जो लेयर्स होती हैं ये क्या होती हैं, पॉली एनाइनिक लेयर। अब मुझे आप एक बात बताओ अपने आप, तीनों लेयर्स के पास नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे ब्लड के पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या इन तीनों की तीनों लेयर्स को इजीली पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो इस लेयर को ये पास नहीं कर पाएगा। इसका यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि हमारी ये जो फिल्ट्रेट की जो तीनों की तीनों लेयर्स होती हैं, जो तीनों की तीनों बैरियर्स होते हैं, ये फिल्ट्रेशन चार्ज के बेसिस पे भी करते हैं, एंड ऐसा ब्लड का कंपोनेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये उसको फैसिलिटेट ही नहीं करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जो एल्ब्यूमिन होता है उसका जो साइज है वो 70 नैनोमीटर के आसपास ही होता है, लेकिन कभी भी ब्लड उसको फिल्टर नहीं करता, तो उसके पीछे रीजन क्या है? एग्जैक्टली जो एल्ब्यूमिन होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर एक सिचुएशन और दे दी जाए, अगर ब्लड का कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अगर इस कंपोनेंट को फिल्टर करना हो तो क्या ये तीनों की तीनों जो लेयर्स है इसको फैसिलिटेट करेंगी? बिल्कुल करेंगी, इसको बिल्कुल फैसिलिटेट किया जाएगा। मतलब ब्लड के अंदर हर वो कंपोनेंट जो कैटाइनिक नेचर का है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये उस मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, उस मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करती हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहां से ये पॉइंट निकल के आता है कि हमारी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, हमारी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा ये साइज के बेसिस पे भी करता है फिल्ट्रेशन को, एंड चार्ज के बेसिस पे भी करता है। साइज की अगर बात की जाए तो स्मॉल जो साइज होता है इसको ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा। ऐसे ही अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो जो कैटाइनिक नेचर का जो कंपोनेंट होगा इसको भी क्या किया जाएगा, इन दोनों को क्या जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा फॉर फिल्टरेशन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन नहीं करती, वो क्या करती है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। वो क्या करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिर्फ फिल्ट्रेशन कहना सही नहीं रहेगा, हम ये बोलेंगे कि हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है, क्योंकि वो चार्ज के बेसिस पे भी ब्लड के कंपोनेंट को फिल्टर करती है, एंड साइज के बेसिस पे भी ब्लड के कंपोनेंट को क्या करती है, फिल्टर करती है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए होंगे कि किस तरीके से हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर जो तीनों लेयर्स होती हैं वो मिलके
ब्लड को फिल्टर करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। अब ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या चीज है? देखो, चाय बनाई है सभी ने, झूठ नहीं बोलना, सबने चाय बनाई है। तो जब हम चाय बनाते हैं, चाय बन के रेडी हो जाती है, तो एक हमारे पास कप होता है, उसके अंदर उसके ऊपर हम एक फिल्टर रखते हैं, छन्नी बोलते हैं जिसको, फिल्टर रखेंगे एंड चाय को फिल्टर करते हैं। जब चाय को फिल्टर करते हैं तो उस चाय के अंदर हर वो कंपोनेंट जिसका जो साइज है वो छन्नी के पोर के साइज से बड़ा है, वो कभी भी उसको पार नहीं कर पाएगा छन्नी को, एंड वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा, फिल्टर के ऊपर ही रह जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे ब्लड के साथ भी होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि वहां पे फेनेस्ट प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हर वो ब्लड का कंपोनेंट जिसका साइज 70 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, हमारा जो फेनेस्ट होते हैं, हमारा जो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है किडनी का, ये उसको कभी भी फिल्ट्रेट नहीं करता। तो देखो, चाय को जब आप फिल्टर करते हो तो एक प्रेशर के साथ चाय को डालते हो, ऐसे ही एफरेंट आर्टरियल से जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, वो एक प्रेशर के साथ आएगा। एंड वो जो प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलस का प्रेशर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। एंड वो प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, वो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है। तो सबसे यहाँ पे पहला जो प्रेशर निकल के आता है दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ये क्या करेगा, ये फिल्ट्रेट को क्या करता है, प्रमोट करेगा, प्रमोट फिल्ट्रेट। और ये प्रेशर होता है 60 mm ऑफ मरकरी। अब दूसरे प्रेशर की बात करते हैं। जो जब आप चाय को फिल्टर करते हो तो चाय पत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फिल्टर के ऊपर आके बैठ जाते हैं, और आप चाय डाल रहे हो तो वो जो पार्टिकल्स, चाय पत्ती जो है वो जो फिल्टर के ऊपर आके बैठ जाएगी, तो क्या वो फिल्टर होने देगी चाय को? नहीं होने देगी। इसका मतलब वो जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं चाय के, वो क्या कर रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लड के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जो क्या करेंगे, वो फिल्ट्रेशन की जो लेयर होती है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करते हैं, अपोज करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रेशर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कोलोइडल प्रेशर। तो सेकंड जो प्रेशर होता है दैट इज ग्लोमेरुलर कोलोइडल प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ये क्या करेगा, ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेशन को। और ये प्रेशर होता है 38 mm ऑफ मरकरी, 38 mm ऑफ मरकरी। ऐसे ही जब चाय का कप भर जाता है, आप अभी भी चाय डाल रहे हो तो छन्नी के ऊपर चाय आ जाती है, तो वो जो नीचे से कप में से चाय ऊपर की ओर आ रही छन्नी के अंदर, तो क्या वो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगी या रोकने का काम करेगी? सॉरी, बिल्कुल, वो भी फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगी। ऐसे ही नीचे का प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है। तो जो बोमेन कैप्सूल होता है उसका भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोकने का काम करता है। तो तीसरा जो प्रेशर होता है दैट इज बोमेन कैप्सूल, बोमेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो क्या करेगा, अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। ये क्या करेगा, अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। और ये होता है 12 mm ऑफ मरकरी। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में टोटल 3 तरह के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला जो प्रेशर होता है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो होता है 60 mm का। दूसरा होता है ग्लोमेरुलर कोलोइडल प्रेशर, जो होता है 38 mm का, फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगा। तीसरा होता है बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो भी क्या करेगा, फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगा।
अब हमने ये निकालना है, देखो दो ऐसे प्रेशर हैं जो फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, एक ऐसा प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है। तो नेट कितना प्रेशर लग रहा है, हमने क्या निकालना है, नेट फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो प्रेशर है वो क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यहां पे लिखेंगे हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसमें से माइनस कर देंगे दोनों ऐसे प्रेशर जो फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करते हैं, जैसे ग्लोमेरुलर कोलोइडल प्रेशर, इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे बोमेन कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये हो गया, ये कितना था 60, ये कितना था, ये था 38, ये कितना था, ये था 12। तो ऐसे ओवरऑल हमारा जो प्रेशर निकल के आता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो निकल के आता है, जिसके साथ हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, एंड दैट प्रेशर इज 50, 100 या 10 mm ऑफ मर्करी। तो ये होता है हमारा वो प्रेशर जिस प्रेशर के साथ जो हमारी किडनीज होती हैं ये ब्लड को क्या करती हैं, ये ब्लड को फिल्टर करती है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कितना होता है, नियरली 10 mm ऑफ मर्करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखो जहां पे भी रेट टर्म आ जाती है ना, वहां पे टाइम की बात की जाती है। अब होता क्या है बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by kidneys in a minute, तो एक मिनट के अंदर हमारी जो किडनीज होती हैं कितने ब्लड को फिल्टर करती हैं। सो क्या आएगा, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। अब इसको ना निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला के ऊपर फोकस करेंगे। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को निकालने का क्या फॉर्मूला है, के आर इनटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। के आर यहां पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। यहां लिख देता हूं, के आर जो होता है ये होता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, है ना। ये के आर नहीं, के एफ होता है, सॉरी ये होता है के एफ, तो के एफ, सॉरी के एफ, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज के एफ फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। इसकी ना क्योंकि एपिथेलियल लेयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो के एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5 ml पर, ठीक है, 12.5 इसकी वैल्यू होती है। अब निकाल लेते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो क्या निकलेगा, ये है 12.5 इनटू नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना था, ये था कितना था, वेरी गुड, ये था 10 mm, है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जे की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 125 ml, ठीक है, ये क्या निकल जाएगी जे की वैल्यू। मतलब हमारी जो किडनी होती है वो एक मिनट के अंदर, हमारी जो किडनी होती है वो एक मिनट में 125 ml जो फिल्ट्रेट होता है उसको क्या करती है, फॉर्म्ड करती है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो किस तरीके से निकालते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है कि एक मिनट के अंदर जो किडनी होती है ये कितने अमाउंट का फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है ब्लड में से, एंड इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं, जो बेसिकली जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नेट फिल्ट्रेशन रेट से। तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे क्या था 12.5 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 mm प्रेशर के साथ, एंड जो निकल के आता है आंसर दैट इज 125 ml। तो एक मिनट के अंदर हमारी जो किडनी होती है वो 125 ml ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। पॉइंट क्लियर हुआ। एक मिनट में 125 ml करती है। अगर हम इसी डाटा की बात करते हैं तो एक दिन के अंदर हमारी जो किडनी होती है वो 180 लीटर फिल्ट्रेट को क्या करती है, फॉर्म करती है।
अब आपने कभी ऐसा कोई ह्यूमन देखा है जो एक दिन में 180 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करता हो? नहीं देखा। बेसिकली जनरली हम 1.5 से 2 लीटर के आसपास यूरिन को यूरिनेट करते हैं। तो इतना सारा फिल्ट्रेट बना था, इसमें से 1.5 से 2 लीटर यूरिन जो है वही फॉर्म होता है, बाकी सारा का सारा फिल्ट्रेट कहाँ पे चला जाएगा? तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 और स्टेप्स देखेंगे, ट्यूबुलर सीक्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं हम हमारे इस जीएफआर के बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों निकाला जाता है जीएफआर। तो जीएफआर जो होता है, जो नॉर्मल जीएफआर होता है, वो हमें किसके बारे में बताता है? अगर आपने किसी की रिपोर्ट देखी किडनी की और वहां पे लिखा था जीएफआर 125 ml, तो आप देखते ही बोलोगे ना, अच्छा 125 ml जीएफआर है, इसका मतलब ये है कि इस इंसान की जो किडनी है दोनों की दोनों प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो बेसिकली जो होता है, जो जीएफआर होता है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करेगा जो किडनी होती है बेसिकली उसकी कंडीशन। ये किसको इंडिकेट करता है? किडनी के फंक्शन को, है ना? या फिर ये बोल दो किडनी की स्टेट को फंक्शन करेगा, किडनी नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है ना? तो ये सिग्निफिकेंस करता है जीएफआर। इसलिए जीएफआर का यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा कभी ऐसा हो जब जीएफआर जो है वो डिक्रीज आएगा, इसका मीनिंग है कि जो किडनी है उसका जो फंक्शन है नॉट प्रॉपर, जो किडनी है वो उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे मैं तीन कंडीशंस की बात करूंगा जहां पे जो जीएफआर होता है वो रिड्यूस होता है। सबसे पहला जो रीजन हो सकता है जीएफआर का रिड्यूस होने का, वो क्या है? ऐसा हो सकता है ना कि जो किडनी है वो उसके अंदर कोई इंजरी आ चुकी है, इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। अब एक्यूट इंजरी, किडनी जो इंजरी होती है, इसमें क्या होता है? इसमें किडनी के अंदर डैमेज हो जाती है। जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो जीएफआर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि जीएफआर रिड्यूस हो गया है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो क्रिएटिनिन होता है, ब्लड के अंदर क्या होगा? जो क्रिएटिनिन होगा, ब्लड क्रिएटिनिन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाती है। और जब भी ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अब क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन तो एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है। अब इसको बाहर एक्सक्रीट करना है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर लगातार बढ़ रही है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना इस चीज का इंडिकेशन होता है कि जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है। सेकंड, यहाँ पे एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। सेकंड हम एक और केस की डिस्कस करेंगे, क्रोनिक किडनी डिजीज। इसको CKD मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ना इसको CKD लिखते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। अब इसकी ना 5 स्टेजेस होते हैं। इसकी क्या होती है? टोटल 5 स्टेजेस होती हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे हम लिखेंगे जीएफआर के बारे में, जी पर मिनट। फिर हम इस जीएफआर के अकॉर्डिंग ये देखेंगे किडनी का फंक्शन क्या है। फिर किडनी की परफॉर्मेंस की बात की जाए, पर क्या लिखते हैं? किडनी परफॉर्मेंस। जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1, तो स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में जो फिल्ट्रेट, जो जीएफआर होता है, ये 90 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब जीएफआर 90 से ज्यादा होगा तो हम ये बात बोलेंगे कि जो किडनी है वो नॉर्मल फंक्शन को क्या कर रही है? किडनी नॉर्मली परफॉर्म कर रही है। अगर मैं स्टेज 2 की बात करता हूं तो स्टेज 2 में क्या होता है? जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है वो 60 से 89 के बीच में लाई करता है। 60 से 89 के बीच में क्या करेगा? लाई करेगा, 60 से 89 के बीच में। तो हम यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते हैं कि किडनी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाँ हम ये बोल देंगे किडनी की जो परफॉर्मेंस है वो माइल्ड परफॉर्मेंस है, माइल्ड।
मतलब नॉर्मल भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं है कि फिल्ट्रेशन करनी, तो माइल्ड सी बोलेंगे यहाँ पे। तीसरी जो कंडीशन आती है, जो थर्ड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज में जनरली जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो होता है 30 से लेके 59 पर मिनट, ml पर मिनट। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि किडनी जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, बहुत लो नहीं कर रही है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मॉडरेट परफॉर्मेंस है। वो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? मॉडरेट परफॉर्मेंस है। उसके बाद फोर्थ जो स्टेज होती है, यहां से 15 टू 29 ml जो रेट होता है बेसिकली फिल्ट्रेशन का, 15 टू 29। तो अब 15 टू 29 फिल्ट्रेशन रेट है, ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया ना। तो हम यहाँ पे अब बोलेंगे जो किडनी की परफॉर्मेंस है ये काफी क्या है, क्रिटिकल परफॉर्मेंस है। हम इसको जनरली बोल देते हैं कि यहाँ पे किडनी सीवियर परफॉर्म कर रही है, सीवियर। हम इसकी परफॉर्मेंस को क्या बोल देंगे? सीवियर। और सबसे फाइनल जो स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है, इसमें फिल्ट्रेशन जो रेट होता है ये लेस देन 15 होता है, और यहाँ पे किडनी हम बोलते हैं कि काम कर रही है या नहीं कर रही, एक ही बराबर है। इस सिचुएशन को बोलते हैं किडनी फेलियर। तो किस तरीके से हमें जीएफआर से ये चीज पता चल जाती है किडनी की कंडीशन क्या है, किडनी की परफॉर्मेंस क्या है। इसीलिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ये बड़ा ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, आज के लेक्चर का हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन, तो यहां पे अगर मैं नेट फिल्ट्रेशन रेट की बात करूंगा, देखो नेट फिल्ट्रेशन रेट जब भी पॉजिटिव होगी, फिल्ट्रेशन जो होती है तभी पॉसिबल होती है। अब कैलकुलेट करके देख लेना वैल्यू को, जब भी नेट फिल्ट्रेशन रेट जो है वो पॉजिटिव आएगा उसी टाइम पे फिल्ट्रेशन होगी किडनी के अंदर। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो किडनी कभी भी काम नहीं करेगी, किडनी फेल कर जाएगी। सेकंड, अगर हम यहां पे बात करते हैं जीएफआर के बारे में, तो जो जीएफआर होता है बेसिकली ये हमें किसके बारे में बताता है? ये किडनी के फंक्शन के बारे में बताता है कि किडनी किस तरीके से क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, किडनी की परफॉर्मेंस क्या है। एक नॉर्मल व्यक्ति की हेल्थ के बारे में बताता है कि अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो जाहिर सी बात है ब्लड में से सारे के सारे जो टॉक्सिक केमिकल है वो बाहर रिमूव हो रहे हैं। अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो टॉक्सिक केमिकल बॉडी के अंदर लगातार एक्यूमुलेट करेंगे, जिससे बॉडी का कोई ना कोई जो ऑर्गन होता है वो डैमेज होगा। इसके अलावा तीसरा कंक्लूजन तो ये निकलता है कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।